27 फरवरी 2019 वो दिन जब पाकिस्तान के शाहीनों ने आसमान में उड़ते हुए गिद्धों के पर काट दिए। जब अभिनंदन के लिए फैंटास्टिक टी तैयार की गई और पूरी दुनिया पाकिस्तानी पायलट्स की स्किल, बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म को मान गई, उस दिन हमने जश्न मनाया। हमारा सर ऊंचा हो गया कि हमारे पायलट दुनिया में बेहतरीन हैं और आज भी आसमानों पर हमारा राज है और ये हमने एक बार फिर साबित करके दिखाया। और फिर मई 2025 की वो रात जब इंडिया के रफाल अपने तमाम तर गुरूर और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आसमान से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। हमने फिर जश्न मनाया, अपने जवानों को सलाम पेश किया। मगर क्या आप जानते हैं कि अगली जंग शायद हमारे बहादुर पायलट्स लड़ेंगे ही नहीं। अगली जंग का फैसला शायद किसी इंसान की हिम्मत और महारत से नहीं, बल्कि सिलिकॉन चिप्स पर लिखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये वो हकीकत है जो दुनिया की सुपर पावर्स आज इस मोमेंट में बंद दरवाजों के पीछे बना रही है। एक ऐसी जंग जहां हजारों ड्रोन मिलकर लड़ेंगे जो दुश्मन के दिफा को जिंदा चबा जाएंगे, जहां जहाज रडार पर नजर ही नहीं आएंगे, जहां मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना बल्कि 20 गुना तेज होंगे और जहां आखिरी फैसला, फाइनल वर्ड इंसान नहीं मशीनें करेंगी। जंग का मैदान, उसकी शक्ल सूरत बल्कि रूह तक हमेशा के लिए बदल रही है। आखिर ये नई जंग कैसी होगी? ये 5th जनरेशन, 6th जनरेशन जिनकी बातें हम रोज सुनते हैं, आखिर ये क्या हैं? क्या ये आईफोन की मॉडल्स की तरह कुछ है या इसके पीछे छुपी है जंग की पूरी फिलॉसफी, पूरी हिकमत अमली और पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाने की कहानी? एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक है। तो आइए आज आपको फाइटर जेट्स के एवोल्यूशन की हैरत अंगेज कहानी सुनाते हैं। ये सिर्फ जहाज़ों की तारीख नहीं, ये इंसान की जहानत, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और उसकी हैवानियत की कहानी है। हम आज आपको बताएंगे कि पहली जनरेशन के द नाइट्स ऑफ द स्काई से लेकर 6ठी जनरेशन के AI कमांडर्स तक हम देखेंगे हर नस्ल ने जंग के उसूलों को कैसे बदला और सबसे अहम वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जिसे दिफाई माहिरीन ने एटम बम से भी खतरनाक करार दिया है। मगर इस सबसे पहले जाविया को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब आसमान पर सिर्फ परिंदे और बादल होते और जंग सिर्फ जमीन पर लड़ी जाती, टैंकों से, तोपों से और खंदकों में बैठे इंसान के खून पसीने से। आज से तकरीबन 100 साल पहले हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंसान ने पहली बार जंग को 3rd डायमेंशन दी, यानी आसमान। मगर तब के जहाज आज के फाइटर जेट से बड़े मुख्तलिफ थे। वो तो लकड़ी, तारों और कपड़े से बने नाजुक से जहाज, इतने कमज़ोर कि ज़मीन से चलाई गई एक गोली भी उनके परों को चीर सकती थी। तब इन जहाज़ों का काम लड़ना नहीं था, उनका काम सिर्फ देखना था। ये ज़मीनी फ़ौज की आसमान में मौजूद आँखें थीं। दुश्मन की फ़ौज कहाँ जमा हो रही है, उनकी तोपें कहाँ छुपी हैं, बस ऊपर चक्कर लगा के देखना और वापस आ जाना। ये थे दुनिया के पहले स्पाई प्लेन्स। मगर फिर एक दिन एक पायलट ने सोचा, अगर मैं ऊपर हूँ और दुश्मन का जहाज़ भी आ जाए तो हम दोनों क्या बस एक दूसरे को हाथ हिलाएंगे? ये सोचकर उसने अपने साथ अपना पिस्तौल रख लिया और जब वाकई एक दुश्मन का जहाज उसके सामने आया, उसने फायर कर दिया। शायद वो गोली निशाने पर न लगी हो, मगर वो तारीख के निशाने पर जरूर लगी। यही वो मोमेंट था जिसने एरियल कॉम्बैट को जन्म दिया। जल्द ही हर जहाज पर मशीन गनें लगा दी गई और आसमान जो कभी अमन की अलामत था, एक नया और बेरहम मैदानी जंग बन गया।
अब पायलट एक दूसरे का पीछा करते, कलाबाजियां खाते और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते। तब जंग टेक्नोलॉजी की नहीं, महारत और हिम्मत की होती थी। इसलिए तो वर्ल्ड वॉर के पायलट्स को कहा जाता है नाइट्स ऑफ द स्काई, यानी आसमान के शहसवार। जर्मनी का रेड बैरन हो या एलाइड फोर्सेस का कोई और ही हो, ये सब अपनी बहादुरी और हिम्मत की बुनियाद पर लड़ते थे। तो ये थी लड़ाका जहाज़ों की प्री जनरेशन, वो जनरेशन जिसमें जंग का फैसला मशीनें नहीं, मशीन में बैठा इंसान करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों में जब हिटलर की फौज हारने वाली थी, जर्मनी ने एक सीक्रेट वेपन मैदान में उतारा, एक ऐसा जहाज़ जिसने एलाइड फोर्सेस की नींदें हराम कर दी। उसका नाम था ME-262, एक ऐसा जहाज़ जिसने एयर कॉम्बैट की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। क्यों? क्योंकि उसमें वो पंखों वाला प्रोपेलर इंजन नहीं था, उसमें था जेट इंजन, एक बिल्कुल नई और इनकलाबी टेक्नोलॉजी। ये एलाइड फोर्सेस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाज़ों से भी ज़्यादा तेज़ था। जब ये आसमान पर आता था तो लगता था जैसे कोई बला आ गई है, कोई ड्रैगन आ गया है। एलाइड फोर्सेस के पायलट उसे देख तो सकते थे मगर पकड़ नहीं सकते। ये उनके पास से एक तेज सीटी बजाता हुआ गुजर जाता और उनके बमबार जहाज़ों को तबाह करता हुआ निकलता। और ये था ME-262 फाइटर जेट्स की पहली जनरेशन। इस जनरेशन की पहचान सिर्फ एक थी, रफ्तार। ये रफ्तार आवाज़ से तो कहीं कम थी, यानी ये जहाज़ सबसोनिक थे, मगर ये प्रोपेलर जहाज़ों से कहीं ज़्यादा तेज़ था। इस जनरेशन के जहाज़ों में हथियार के तौर पर सिर्फ मशीन गन या कैनन्स होती थी, ना कोई रडार, ना मिसाइल, ना कंप्यूटर। यानी आसमान पर जंग अब भी पायलट की आंखों और उसकी बहादुरी पर डिपेंड करती है। लेकिन अब रफ्तार ने एक नया एलिमेंट शामिल कर दिया था, यानी एक लम्हे की गलती का मतलब था मौत। खैर, ME-262 जंग का पासा तो नहीं पलट सका क्योंकि वो बहुत देर से आया। तब तक जर्मनी की हार यकीनी थी, मगर इसने एक काम ज़रूर किया, दुनिया को मुस्तकबिल की झलक दिखा दी। जंग के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और इस नस्ल का बड़ा इम्तिहान हुआ 50s की कोरियन वॉर में, जहां अमेरिका के F-86 सेबर और सोवियत यूनियन के MiG-15 के दरमियान हिस्ट्री की बेहतरीन डॉग फाइट्स हुई। वैसे यही F-86 थे जो बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट भी बने। 1965 की जंग में MM आलम ने 1 मिनट में 5 इंडियन जहाज गिराए थे। ये कारनामा उन्होंने F-86 के जरिए ही दिखाया था। खैर, ये तो हम बहुत आगे निकल गए। हम बात कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंड की। जंग तो खत्म हुई, लेकिन साथ ही एक नई जंग भी शुरू हो गई, एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा खतरनाक लेकिन खामोश और सर्द जंग। जी हाँ, 2 नई सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन की जंग। उनके दरमियान हर चीज़ का मुकाबला था, जैसे खला में पहले कौन जाएगा, ज़्यादा और ताकतवर एटम बम किसके पास होंगे, ओलंपिक्स में कौन ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा, और हाँ, फाइटर्स कौन ज़्यादा अच्छे बनाएगा। तो उनके इसी जुनून ने जन्म दिया फाइटर जेट्स की सेकेंड जनरेशन को। इस जनरेशन के साथ 2 बड़े इनकलाब आए। पहला, सुपरसोनिक स्पीड, यानी अब जहाज आवाज़ की रफ्तार से भी आगे निकल सकते थे। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल और टेक्निकल कामयाबी थी। दूसरा बड़ा कदम था मिसाइल। जी हाँ, पहली बार फाइटर्स में लगाए गए एयर टू एयर मिसाइल। ये इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल थे, यानी ये गर्मी का पीछा करते थे। दुश्मन के जहाज के इंजन से निकलने वाली गर्मी से ये इनको पहचानते थे और फिर अपना काम कर दिखाते थे। फिर इन फाइटर्स में पहली बार रडार भी लगाए गए। ये आज के रडार्स के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर थे और ये सिर्फ डिस्टेंस बताते थे। इस जनरेशन के तीनों बड़े नाम, अमेरिका का F-104 स्टार फाइटर, फ्रांस का मिराज 3 और सोवियत यूनियन का MiG-21, ये तीनों जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने। F-104 अपनी नाकाबिले यकीन रफ्तार और हादसात की वजह से फ्लाइंग कॉफिन कहलाया। मिराज आज तक हमारी एयरफोर्स का एक डिपेंडेबल सिपाही है। और MiG-21, ये तो एक लेजेंड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बनने वाला सुपरसोनिक जेट। पाकिस्तान ने डायरेक्ट सोवियत यूनियन से तो नहीं खरीदा, बल्कि उसका चाइनीज़ वर्जन F-7 लिया, जो अब भी हमारी एयरफोर्स का हिस्सा है। इस जनरेशन की सबसे बड़ी जंग थी वियतनाम की जंग और अरब-इसराइल वॉर्स।
वियतनाम में नाकामी ने अमेरिका को बड़ा सबक सिखाया, ये कि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, जहाज को स्मार्ट भी किया जाए। हुआ ये कि वियतनाम वॉर में इनके तेज़ रफ्तार F-104 वियतनामी MiG-17 और MiG-21 के सामने बेबस नजर आए। रफ्तार उन्हें दुश्मन तक तो पहुंचा रही थी, लेकिन डॉग फाइट में मैन्यूवरेबिलिटी यानी फुर्ती और बेहतर हथियारों की ज़रूरत थी। ये काम उनसे नहीं हुआ और इसी से जन्म हुआ फाइटर्स की थर्ड जनरेशन। ये जनरेशन रफ्तार के साथ साथ स्मार्ट भी थी। इसके रडार बेहतर थे, मिसाइल्स डिपेंडेबल थे और फाइटर भी मल्टी रोल थे, यानी वो दुश्मन जहाज़ों से लड़ने के अलावा ज़मीनी टारगेट्स पर बमबारी भी कर सकते थे। इस जनरेशन का बादशाह था अमेरिका का F-4 फैंटम, एक बड़ा 2 इंजन वाला जहाज़ जो वियतनाम में अमेरिकी ताकत की अलामत था। मगर अमेरिकियों से यहाँ भी एक बड़ी गलती हुई। वो समझने लगे कि अब तो मिसाइल का दौर है, तो जहाज़ में गन की क्या ज़रूरत। उन्होंने शुरू के F-4 मॉडल्स में गन ही नहीं लगाई। वियतनाम में जब डॉग फाइट्स हुई तो कभी कभी दुश्मन के फाइटर्स मिसाइलों से बच जाते और जब उनके करीब आते तो अमेरिकन के पास उन्हें मारने के लिए कुछ नहीं होता। अमेरिका ने इसके बाद F-4 में गन्स लगानी शुरू की। खैर, तो ये थी आसमानों पर जंग लड़ने वाले जहाज़ों की पहली 3 जनरेशन। समझे तो ये एयर वॉरफेयर का बचपन और लड़कपन का ज़माना था। बहादुरी, रफ्तार और थोड़ी बहुत स्मार्टनेस के खेल का शुरू का ज़माना। असल इनकलाब, असल जवानी तो अभी आनी थी। एक ऐसा इनकलाब जिसने पायलट को एक आम इंसान से एक सुपर ह्यूमन बना दिया। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे हथियार बना रहे थे जो साइंस फिक्शन लगते थे, और इसी दौर ने जन्म दिया 4th जनरेशन फाइटर्स को। ये पिछली जनरेशन से बस थोड़े से तेज या जरा से बेहतर मिसाइल रखने वाले जहाज नहीं थे। इस जनरेशन ने समझें जंग की पूरी फिलॉसफी ही बदल दी, इस तरह कि आज 50 साल बाद भी दुनिया के ज़्यादातर एयर फोर्सेस की बैकबोन यही जनरेशन है। तो इस जनरेशन में ऐसा क्या खास था? पहली, हाई मैन्यूवरेबिलिटी। आसान अल्फाजों में कहूँ तो ये जहाज हवा में डांस कर सकते थे। इनके डिज़ाइन एरोडायनेमिक्स के लिहाज से जानबूझकर अनस्टेबल बनाए गए, जिसकी वजह से वो ऐसे करतब दिखा सकते थे जो पहले मुमकिन नहीं थे। दूसरी और सबसे बड़ी इनकलाबी चीज़ थी फ्लाई बाय वायर। आए इसे आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। पुराने जहाज़ों में पायलट की स्टिक केबल्स एंड हाइड्रोलिक्स के ज़रिए डायरेक्ट जहाज़ों के परों से जुड़ी होती थी, बिल्कुल जैसे किसी पुरानी गाड़ी का स्टीयरिंग। पायलट को जहाज़ मोड़ने के लिए खुद जोर लगाना पड़ता था, वैसे ही जैसे हम मैदान में बैठकर लगाते थे। मगर फ्लाई बाय वायर में पायलट की स्टिक एक पावरफुल फ्लाइट कंप्यूटर्स के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजती है। फिर कंप्यूटर फैसला करता है कि जहाज़ को सेफली मोड़ने के लिए परों को कितना और कैसे हिलाना है। ये कंप्यूटर 1 सेकंड में हज़ारों बार हिसाब लगा सकता है ताकि जहाज़ काबू से बाहर ना हो। नतीजा, पायलट का काम बहुत आसान हो गया और जहाज़ ऐसी हरकतें करने के काबिल हो गया जो इंसानी कंट्रोल में बिल्कुल मुमकिन ही नहीं थी। अब फाइटर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि पायलट के जिस्म और दिमाग का एक हिस्सा बन गया। तीसरी चीज़ थी मॉडर्न एवियोनिक्स। पायलट को अब बार बार नीचे मुख्तलिफ मीटर्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी। हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD की बदौलत रफ्तार और ऊंचाई और वेपन्स की सारी मालूमात अब उसकी आंखों के सामने थी, कॉकपिट के शीशे पर। फिर मॉडर्न पल्स डॉपलर रेडार ज़मीन के करीब उड़ने वाले टारगेट्स को भी देख सकते थे, जिन्हें पुराने रेडार मिस कर जाते थे। इस जनरेशन ने कई लेजेंडरी फाइटर्स को जन्म दिया, जिनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है और हाँ, खौफ से भी। जैसे अमेरिका का F-14 टॉमकैट, वही टॉप गन फिल्म वाला मशहूर जहाज। फिर F-15 ईगल, फिजा में जंग का बेताज बादशाह, एक ऐसा जहाज जिसने आज तक कोई फाइट नहीं हारी। इसका रिकॉर्ड है 104 मरतबा कामयाब होने वाला और मुकाबले में
0 लॉस का। और फिर हमारा, आपका और सबका पसंदीदा F-16 फाइटिंग फाल्कन, तारीख का सबसे कामयाब और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लड़ाका जहाज़। एक छोटा, हल्का मगर बड़ा ही फुर्तीला और ख़तरनाक जहाज़ जो आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक अहम पिलर है। सोवियत यूनियन भी अपने 4th जनरेशन फाइटर्स लाया, जैसे S-21, Su-27 और MiG-29 जैसे। Su-27 अपने मशहूर कोबरा मैन्यूवर की वजह से मशहूर है, जिसमें ये बिल्कुल किसी नाग की तरह हवा में खड़ा हो जाता है, यानी अगर डॉग फाइट हो तो उसे हराना बड़ा ही मुश्किल होगा। ये वो ज़माना था जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी और इसी दुनिया में सोवियत यूनियन की कोई जगह नहीं थी। 80s के आखिर और 90s के शुरू में बहुत कुछ हुआ। दीवार बर्लिन टूटी, सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद अमेरिका को अपने 4th जनरेशन्स को आजमाने का पहला मौका मिला, फर्स्ट गल्फ वॉर में। सद्दाम हुसैन के इराक ने 8 साल ईरान के खिलाफ एक जंग लड़ी, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तो कुछ ही अरसे बाद अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया अब कितनी बदल गई है। जब अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरा तो इराक के पास कोई चांस नहीं था। 4th जनरेशन के अमेरिकी फाइटर्स ने अपनी बर्तरी पूरी दुनिया पर साबित कर दी। यही वो जंग थी जिसने फ़िज़ाई जंग का एक नया और ज़्यादा बेरहम असूल बनाया। फर्स्ट लुक फर्स्ट किल, यानी जो पहले दिखेगा वही पहले मारेगा। जी हाँ, अब जंग का फैसला दू बदू डॉग फाइट में नहीं, बल्कि उस बात पर होने लगा कि कौन अपने दुश्मन को ज़्यादा दूर से देख सकता है और ज़्यादा लंबे फासले तक मारने वाला मिसाइल फायर कर सकता है। इसी सोच ने जन्म दिया 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन को। ये कोई बिल्कुल नई जनरेशन नहीं, बल्कि ये 4th जनरेशन के शिकारियों का वो अपग्रेडेड वर्जन है जिसने उन्हें नए और ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स दिए। इस अपग्रेड में क्या ख़ास है? सबसे अहम AESA रेडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार। आए इसे समझते हैं। पुराना मैकेनिकल रेडार एक बड़ी सी टॉर्च की तरह था जो एक वक्त में एक ही जगह रोशनी डाल सकती थी, मगर AESA रेडार ऐसा है जिसे आपके पास हज़ारों छोटी छोटी LED टॉर्चेस हों, जिन्हें आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ डायरेक्शन में भी भेज सकते हैं। ये एक ही वक्त में दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसे जैम करना बड़ा ही मुश्किल है और ये दुश्मन को बहुत दूर से देख लेता है। फिर इस जनरेशन के जहाज़ों का रेडार सिग्नेचर पहले के मुकाबले में बहुत कम है। इनमें जदीद तरीन BVR मिसाइल्स और डेटा लिंक्स भी हैं, यानी ऐसे मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज काम करते हैं, इंसान की नज़र से भी आगे, और ये सब इन्हें पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक बना देता है। इस जनरेशन की पहली झलक हमने देखी मई 2025 में। जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रियल और डेंजरस वॉर हुआ। ये था कि फरवरी 2019 में इंडिया ने हमेशा की तरह रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। We are going to hit you and hit you really hard. We will surprise you. Wait for that surprise. पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का ऐलान किया और इसका MiG-21 मार गिराया। जी हाँ, वही अभिनंदन वाला जहाज। इंडिया में तो सफ़े मातम बिछ गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वो मशहूर बयान दिया कि अगर आज राफेल होता तो कहानी मुख्तलिफ होती। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और फिर इंडिया ने फ्रांस से $multi-billion की डील करके मॉडर्न राफेल खरीदी। वो जहाज जिसे अमेरिका से बाहर दुनिया का बेहतरीन फाइटर माना जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि राफेल बहुत अच्छा जहाज है। उसका AESA रेडार, उसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उसका मीटियोर मिसाइल सब उससे बहुत खतरनाक बनाते हैं। और यकीन करें, राफेल के आने से रीजन में ताकत का तवाज़न बज़ाहिर इंडिया के हक में झुक गया। अब पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता था।
उसने इस नए चैलेंज का जवाब ढूंढा अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मिलकर। वो जवाब था J-10C विगरस ड्रैगन। .5 जनरेशन का एक जबरदस्त जहाज जिसमें मॉडर्न AESA रडार है, लेकिन उसकी सबसे अहम बात थी चीन का मोस्ट मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल PL-15। ये वो मिसाइल है जिसने दुनिया भर में खतरे की घंटियां बजा दी। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज मीटियोर से भी ज्यादा है। यानी अगर राफेल और J-10C का आमना सामना हो तो J-10C दुश्मन को पहले देखने और पहले मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, और मॉडर्न वॉर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ J-10C ही नहीं, पाकिस्तान का अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी AESA रडार और PL-15 जैसे मिसाइलों से लैस है और एक मुकम्मल 4.5 जनरेशन का फाइटर बन चुका है। तो इन जहाज़ों का टकराव हुआ मई 2025 में 4.5 जनरेशन फाइटर्स की पहली जंग, जिसने दुनिया को दिखाया कि आज अगर जंग हुई तो कैसे हुई। इंडिया समझ रहा था कि राफेल के आने के बाद उससे अब कोई नहीं रोक सकता, मगर वो भूल गया था कि जंग सिर्फ जहाज नहीं लड़ते, उन्हें चलाने वाले पायलट और उन पायलट्स को सपोर्ट करने वाला पूरा सिस्टम लड़ता है। फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपने J-10C और JF-17 थंडर के जरिए किस तरह बाजी पलट दी। 1, 2, 3, 4, जी हाँ, 4 राफेल इसी तरह मार गिराए जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं। यही नहीं, 4.5 जनरेशन का एक और केपेबल फाइटर S-30 भी मारा और एक मिराज 2000 और MiG-29 भी, यानी रिजल्ट रहा 7-0। ये सिर्फ फाइटर्स का मुकाबला नहीं था, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्ट्रैटेजी और डेटा लिंक्स का मुकाबला था। PAF ने अपने तमाम एसेट्स को एक नेटवर्क में जोड़कर इंडियन फोर्स को ऐसा अंधा किया, इस तरह कंफ्यूज किया कि उनके जहाज एक एक करके शिकार बना लिए गए। खुद इंडियन फौज ने माना कि 2 दिन तक उनकी पूरी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी। पाकिस्तान की एक ऐसी कामयाबी जो एयर वॉरफेयर की हिस्ट्री में बहुत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई मुस्तकबिल की जंग की सिर्फ एक झलक थी, वो जंग जिसके खिलाड़ी होंगे 5th जनरेशन के गोस्ट प्लेन्स। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें जंग के उसूल एक बार फिर बदल जाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अब तक हमने जिन जहाज़ों की बात की उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो नज़र आते, कम से कम रडार पर किसी ना किसी लेवल पर तो आ ही जाते थे। मगर अब हम उस एरा में दाखिल हो रहे हैं जहां सबसे बड़ा हथियार है गायब हो जाना, जहां सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन के दिमाग में शक पैदा करना, क्या वहां कुछ है या ये सिर्फ मेरे रडार की खराबी है। वेलकम टू 5th जनरेशन। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये फाइटर्स की हिस्ट्री में एक क्वांटम लीप है। अब जंग सिर्फ रफ्तार और फुर्ती की नहीं रही, अब ये धोखे की जंग, नज़रों से ओझल रहने की जंग है। आखिर इस 5th जनरेशन में ऐसा क्या है? इनकी पहली पहचान है स्टेल्थ, यानी नज़र ना आने का फन। ये कोई सुलेमानी टोपी नहीं है जो आप पहनेंगे और मुकम्मल गायब हो जाएंगे। इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। असल में इन जहाज़ों का अजीबोगरीब डिज़ाइन, खुसूसन कार्बन फाइबर मटेरियल और स्पेशल पेंट, दुश्मन के रडार की लहरों को या तो जस्ट कर लेता है या किसी और तरफ मोड़ देता है। नतीजा, रडार की स्क्रीन पर एक बड़ा जहाज बस एक परिंदे जितना नजर आता है। जब तक दुश्मन को अपनी गलती समझ आए तब तक ये भूत सर पर पहुंच चुका होता है। फिर दूसरी सलाहियत है सुपर क्रूज, यानी बगैर थके तेज दौड़ना। पुराने जहाज़ों को आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जाने के लिए आफ्टर बर्नर चलाना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता था और जहाज़ को दुश्मन के मिसाइलों के लिए आसान टारगेट भी बना देता था। मगर 5th जनरेशन के जहाज़
बगैर आफ्टर बर्नर जलाए आराम से आवाज़ की रफ्तार से तेज उड़ते रहते हैं। इससे ये लंबे फासले तक खामोशी से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। इन जहाज़ों में एक और चीज़ भी है, सेंसर फ्यूजन यानी सुपर ह्यूमन ब्रेन। समझे, ये फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर्स हैं। इनमें दर्जनों सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी तमाम सेंसर से आने वाली मालूमात को इकट्ठा करके पायलट को दिखाती है, वो भी इसके स्पेशल हेलमेट के शीशे पर। यानी पायलट के पूरे मैदान जंग की आसान, वाज़े और 360 डिग्री इमेज होती है। यूं पायलट हर तरफ देख सकता है। नीचे देखे तो उसे जहाज का फर्श नहीं बल्कि जमीन का मंजर नजर आएगा। ये टेक्नोलॉजी पायलट को एक सुपर ह्यूमन बना देती है। और आखिर में सबसे अहम चीज, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी एक डेडली टीम वर्क। ये जहाज अकेले नहीं लड़ते, ये एक खुफिया हाई स्पीड डेटा लिंक के जरिए दूसरे जहाज़ों, सैटेलाइट्स और ड्रोन से जुड़े होते हैं। तसव्वुर करें, एक F-35 दुश्मन के इलाके में अपना रडार बंद करके जाए, मगर किसी दूसरे जहाज से मिलने वाले डेटा की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दे। बिल्कुल यही काम पाकिस्तान ने मई 2025 में इंडिया के खिलाफ किया था, वो भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के जरिए। खैर, तो 5th जनरेशन क्लब में कौन कौन है? ये एक बहुत ही छोटा और महंगा क्लब है। अमेरिका इस क्लब का फाउंडर है और किंग भी। उसके पास F-22 रैप्टर है, इतना खतरनाक और इतना सीक्रेट जहाज कि वो उसे किसी को भी नहीं बेचता, सिर्फ खुद इस्तेमाल करता है बस। फिर उसका F-35 भी है, जिसे बनाने का प्रोग्राम हिस्ट्री का सबसे महंगा वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था। आज ये नेटो के कई मुल्कों के पास है, बल्कि उनके अलावा कुछ मुल्कों को बेचा भी गया है। लेकिन अब दुनिया अमेरिका का मुकाबला करने आ रही है। चीन ने अपना शानदार 5th जनरेशन फाइटर बनाया है, जिसका नाम है J-20 माइटी ड्रैगन। समझें, ये चाइना का F-22 है, लेकिन एक और जहाज़ भी है, J-31, और ये वो जहाज़ है जो पाकिस्तान खरीदने में दिलचस्पी रखता है। वैसे रूस ने भी एक ख्वाब देखा था 5th जनरेशन फाइटर्स बनाने का। उस जहाज़ का नाम था Su-57, लेकिन अभी तक दुनिया उसे मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ फाइटर नहीं मानती। शायद यही वजह है कि रूसी जहाज़ों के सबसे बड़े खरीदार इंडिया ने भी Su-57 नहीं खरीदा और ना ही उसका इरादा लगता है। बहरहाल, इस 5th जनरेशन ने जंग के उसूल ही बदल दिए। एक फाइटर कई पुरानी जनरेशन के जहाज़ों को तबाह कर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये हमला हुआ कहाँ से। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया पागलों की तरह अमेरिका से F-35 हासिल करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, हमारा अपना प्रोजेक्ट अज़्म, यानी अपना 5th जनरेशन फाइटर बनाने का मंसूबा। दूसरा, दोस्त मुल्कों जैसे चीन से J-31 हासिल करना या तुर्की के कान फाइटर प्रोग्राम में शामिल होना, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज़ का सवाल नहीं, ये हमारे सर्वाइवल की जंग है और अभी हम ये जंग लड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं और दुनिया की सुपर पावर्स मज़ीद आगे निकल गई हैं। टेक्नोलॉजी की दौड़ हमें एक नई, उससे भी ज़्यादा खौफनाक जनरेशन की तरफ ले जा रही है। अगर 5th जनरेशन ट्रेलर था तो असल फिल्म अब शुरू होने वाली है। दुनिया की सुपर पावर्स अब 6th जनरेशन पर काम शुरू कर चुकी हैं। ये जंग की शक्ल और सूरत ही नहीं, रूह को भी बदल देगी। इस जनरेशन में क्या होगा? सबसे पहले ये ऑप्शनली मैन्ड फाइटर्स होंगे, यानी पायलट की मर्जी चाहे वो खुद कॉकपिट में बैठे या ज़मीन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह जहाज़ उड़ाए। या ये भी हो सकता है कि इन जहाज़ों में पायलट हो ही ना। इस जनरेशन के जहाज़ अकेले नहीं लड़ेंगे, इनके साथ होंगे बहुत सारे छोटे बगैर पायलट के जेट ड्रोन्स जो समझें एक जहाज़ के गुलाम होंगे। कुछ जासूसी का काम करेंगे, कुछ अटैक करने का, और कुछ पायलट्स को बचाने के लिए खुद मिसाइल के सामने आ जाएंगे। यानी सिर्फ एक पायलट एक पूरी फोर्स का कमांडर होगा और इस पूरे सिस्टम का दिमाग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, AI ना सिर्फ जहाज उड़ाएगा बल्कि शायद जंग में फैसला भी खुद करेगा, किसको मारना है और कब मारना है। और यहीं से एक खौफनाक सवाल पैदा होता है, क्या हम मारने का फैसला एक मशीन के हवाले कर सकते हैं? टर्मिनेटर फिल्म का स्काईनेट याद है ना?
कहीं उससे इंसान बमुकाबला मशीन तो शुरू नहीं हो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है। इसके अलावा 6th जनरेशन फाइटर्स में होंगे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मुख्तसरन DEWs। आसान अल्फाज में कहूँ तो लेज़र गन्स। ये रोशनी की रफ्तार से दुश्मन के मिसाइलों और जहाज़ों को हवा में ही उड़ा देंगे। कोई धमाका नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोश मौत। फिर इनके पास होंगे हाइपरसोनिक मिसाइल, आवाज़ की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज़, जिन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आखिर में बात करते हैं इस एक टेक्नोलॉजी की जिसका शुरू में जिक्र किया कि जो एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और वो है ड्रोन स्वार्म्स। ज़रा सोचें, एक बड़ा महंगा F-35 नहीं बल्कि हज़ारों छोटे सस्ते और AI से कंट्रोल होने वाले खुदकश ड्रोन्स का एक कॉल आ रहा है और टिड्डी दल की तरह हमला आवर है। आप एक को मारेंगे, 10 और आ जाएंगे, 10 मारेंगे, 100 और आ जाएंगे। ये एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देंगे। लेकिन ये एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों हैं? क्योंकि एटम बम का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैसला है, मगर ये ड्रोन सस्ते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसलिए ये जंग को ज़्यादा फैला सकते हैं और ज़्यादा तबाहकुन बना सकते हैं। इसकी झलक हम रूस यूक्रेन जंग में भी देख चुके हैं और पाक भारत और ईरान इजराइल वॉर में भी। यहाँ हमारे लिए पैदा होता है सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे अहम सवाल। इस नई बेरहम और बहुत ही महंगी दौड़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हमारे एक तरफ एक दुश्मन है जो F-35 के ख्वाब देख रहा है, दूसरी तरफ एक दोस्त है जो 6th जनरेशन पर काम कर रहा है। तो हम इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। हमारी एक तरफ इंडिया है जिसकी हमसे दुश्मनी ढकी छुपी नहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो एक दलदल है, जो अपने पड़ोस के हर मुल्क को अपने अंदर घसीटना चाहती है। इन हालात में हमें सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज दरपेश है और अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी किसी से ढकी छुपी नहीं। तो सवाल यह है कि क्या हम इस हालत में खरबों डॉलर के ऐसे मंसूबों का ख्वाब देख सकते हैं? जवाब है शायद नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। तो हमारे पास रास्ता क्या है? मायूसी? नहीं, एक नई और स्मार्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी, जैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर, महंगे जहाज़ों के बजाय सस्ते मगर इफ़ेक्टिव लड़ाका ड्रोन्स और ड्रोन स्वॉर्म्स पर तवज्जो देना, फिर अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के जहाज़ों से नहीं, उनके सिस्टम्स से लड़ना, चीन और तुर्की जैसे दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना और टेक्नोलॉजी हासिल करना, और सबसे बढ़कर प्रोजेक्ट अज़्म जैसे लोकल प्रोजेक्ट्स पर भरोसा करना। लेकिन इन तमाम हथियारों, इन तमाम जनरेशन से भी बढ़कर आज पाकिस्तान के लिए जंग का मैदान असल कौन सा है? वो जंगी मैदान ना कहूटा में है, ना कामरा में। वो मैदान है स्टेट बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में, हमारी फैक्ट्रियों और हमारे खेतों में। यही है वो एक नुक्ता, यही है वो बुनियादी उसूल। जिस मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी वही जदीद तरीन हथियार खरीद सकेगा या बना सकेगा, वही दुनिया में अपनी बात मनवा सकेगा। अगर हमारी मईशत IMF के कर्जों पर चलती रहेगी, अगर हम करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे, तो हम जितने मर्जी जदीद मिसाइल या तैयारे खरीद लें, हम 21वीं सदी की जंग नहीं जीत सकते। जदीद जंग सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि माशी और इल्मी ताकत से लड़ी और जीती जाती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए असल दिफाई मंसूबा एक मजबूत मईशत है। ये जंगें, ये दुश्मन के बढ़ते हुए कदम, ये खौफनाक मुस्तकबिल हमें जगा रहा है, हमें बता रहा है कि दुनिया इंतज़ार नहीं करती। ये वक्त है कि हम एज ए नेशन अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलें, अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस पर सब मुत्तफिक हों और ये समझें
कि 21वीं सदी की सुपर पावर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा टैंक हों, फाइटर्स हों, शिप्स हों, बल्कि वो होगा जिसके पास सबसे बेहतरीन आइडियाज़, सबसे जदीद टेक्नोलॉजी और सबसे तालीम याफ्ता अवाम होगी। आखिर में याद रखें, मुस्तकबिल उनका होता है जो उसकी तैयारी आज से करते हैं।